हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। उत्तरार्ध प्रकरण में असार्वधातुक प्रकरण हमारा चल रहा है और असार्वधातुक प्रकरण में अद्यतनी का प्रयोग हम अनेक धातुओं के माध्यम से कर रहे हैं। सर्वप्रथम भूसत्तायाम धातु, उसके बाद में इणगतौ, फिर एक स्मरणे, फिर स्था धातु, फिर दा संज्ञक धातु, क्योंकि हमें अन के बाद में उस करके आका लोप करना है। इस प्रकार से इणिक स्था एक धातु का उल्लेख था तो उसकी भी चर्चा की। अब एक धातु की चर्चा करते हुए परिभाषा हमारे बीच में आई, इंगी कऊ अपि अधि उपसर्गम न व्यभिचरता। इंग अध्ययन धातु और एक स्मरण धातु, ये दोनों धातुएं जो हैं वो बिना अधि उपसर्ग के नहीं चलती हैं, अर्थात अधि उपसर्ग पूर्वक ही चलती है। तो यहाँ पर इंग अध्ययन धातु की चर्चा हमारे बीच में आने पर धातु हमारे बीच में आ जाती है इंग अध्ययने, यानी कि पढ़ना। अब इंग अध्ययन धातु में गा का अनुबंध हो जाता है, ई मात्र शेष बचती है। अब यहाँ पर इणों का इकोपी आदि आदि सूत्र अपन ने पढ़े हैं, तो यहाँ पर नया सूत्र हमारे बीच में आता है, अद्यतनी क्रियातिपत्योर गी वा, अर्थात अद्यतनी और क्रियातिपत्ति दो। पहले 5वें नंबर की विभक्ति अद्यतनी और 10वें नंबर की विभक्ति जो क्रियातिपत्ति है, इन दोनों विभक्तियों के होने पर जो इंग अध्ययन धातु है उस इंग अध्ययन धातु को आत्मनेपद परे रहते विकल्प से गी आदेश होता है। अब ये ध्यान रखना कि धातु तो आत्मनेपदी है ही है। अब धातु आत्मनेपदी होते हुए टीकाकार क्या कह रहे हैं, अत्यतनी क्रियातिपत्यो हो आत्मनेपदे परम इंगो वा गी आदेशा इस्यते, अर्थात अद्यतनी और क्रियातिपत्ति के आत्मनेपद के परे होने पर इसका मतलब यह है कि इंग धातु यदि उपसर्ग का योग बनेगा तो जब परस्मै पद हो जाएगी और जब परस्मै पद होगी तो उसको गी आदेश नहीं होगा, ऐसा जानना चाहिए। तो यहाँ पर इंग के स्थान पर गी आदेश विकल्प से होता है और यहाँ पर गी आदेश हो जाता है। तो गी आदेश होने पर गी धन आत्मनेपद का प्रत्यय लेकर आएंगे तो ता आएगा, क्योंकि ये धातु आत्मनेपदी है और इस धातु में गी आदेश करेंगे तो अब गी के अनुसार चलेंगे और जब गी आदेश नहीं करेंगे तो इंग अध्ययन ई के अनुसार ही कार्य करेंगे। तो यहाँ पर विकल्प से इंग अध्ययन धातु के ई के स्थान पर गी आदेश हो गया गी। अब गी और धनता, ये हमारी स्थिति हमारे बीच में है। अब सिच प्रत्यय करेंगे, सिजत्य तन्याम, उससे सिच प्रत्यय करने पर इडागमो सार धातु के सूत्र से इट के आगम की प्राप्ति। अब इट के आगम की प्राप्ति हो जाने पर धातु अंतिम में क्या है, नाम्यंत वालू धातु हो गई है। तो नाम्यंत्योर धातु विकरणियोर गुणा, अथवा जो भी कार्यवांग्य होगा उसको दर्शाते हैं। तो यहाँ पर इट के आगम की प्राप्ति है और इट के आगम की प्राप्ति होने पर अगला सूत्र कह रहा है इट के आगम का निषेध। ध्यान रखिएगा, लगभग 4000 से ज्यादा धातुएं हैं और 4000 से ज्यादा धातुएं होते हुए केवल 105 धातुएं जो हैं
वे अनिट के अनिट माने इट के आगम से रहित हैं, इट के आगम से रहित हैं। और इट के आगम से रहित होते हुए उन धातुओं को हम स्मरण कर लें कि किन धातुओं में इट का आगम नहीं होता है। उन धातुओं को हमेशा स्मरण रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। यदि वे हमें याद हैं तो हमें ये दिक्कत नहीं जाएगी कि यहाँ पर इट का आगम होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर अब अगला सूत्र हमारे बीच में आता है, एवर्णा द सुई श्री डींग सिंगा। ये सूत्र है और ये सूत्र कहता है एवर्णात, अर्थात जिन धातुओं के अंत में एवर्ण हो। तो यहाँ पर आपने गी आदेश कर दिया है, तो गी के अंत में क्या है? ई है, एवर्ण है। तो एवर्ण होने के कारण लेकिन कुछ धातुओं में निषेध नहीं होगा। और कुछ धातुएं कौन कौन सी हैं? तो कहते हैं सुई, इसमें एवर्ण है। दूसरी है श्री, तीसरी है डींग और चौथी है सींग। ये धातुएं जो है, इन धातुओं को छोड़कर, अर्थात सुई धातु में इट का आगम हो जाएगा, श्री धातु है उसमें इट का आगम हो जाएगा, और डींग धातु है उसमें इट का आगम हो जाएगा, और सींग धातु है इसमें इट का आगम हो जाएगा। इनको छोड़कर जो शेष एवर्ण वाली धातुएं हैं उनमें इट का आगम नहीं होगा। तो ये इट के आगम का निषेध कर रहा है। पीछे आया था एक स्वर वाली आकारांत धातुओं के लिए इट का आगम नहीं होता है, और उसके पहले भी आया था कि इन धातुओं में इट का आगम नहीं होता है कि इन किस्ता, जहां पर सी का लोप किया जाता है वहां पर इट का आगम नहीं होता है। अर्थात यहाँ पर इंग अध्ययन धातु से गी आदेश हो गया है, तो यहाँ पर गुण की प्राप्ति थी, तो गुण इट के आगम की प्राप्ति थी, उस इट के आगम की प्राप्ति का निषेध हो जाता है। अब निषेध हो गया, अब हमारे पास में स्थिति क्या है? हमारे पास में स्थिति है गी धन सिच यानी कि सा, और ता प्रत्यय लेकर आए हैं, तो टा हमारे सामने है। अब यहाँ पर हमारे धातु के आदि में अट का आगम करेंगे। अड धात्वादिस्तन्य क्रियातिपत्तिषु, तो धातु से अट का आगम हो जाएगा। अब यहाँ पर गुण की प्राप्ति थी, नामयन्त्योर धातु विकरणयोर गुणा, तो नामयन्त्योर धातु विकरणयोर गुणा से गुण की प्राप्ति थी, परंतु सर्वेषाम आत्मने नुत्तमे, सर्वेषाम आत्मने नुत्तमे, सर्वेषाम जो सूत्र हमारे बीच में था जिससे गुण का निषेध हो जाता है, तो यहाँ पर गुण का निषेध हो जाएगा। सर्वेषाम आत्मने सार धातु के नुत्तमे पंचम्या, उससे गुण का निषेध हो गया और धातु के आदि में अट का आगम कर दिया है। अब धातु के आदि में अट का आगम कर दिया, अब हमारी स्थिति है अधि आ गी सा ता, तो यहाँ पर सा के पूर्व नामी है, तो नामी कर परा प्रत्यय विकारा कमस्ता सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी, उससे वह मूर्धन्य आदेश हो जाएगा। और मूर्धन्य आदेश हो जाने के बाद में एक पुराना सूत्र है तवर्ग से सटवर्गा टवर्गा, अर्थात तवर्ग यदि सकार और टवर्ग के योग में होता है तो उसको टवर्ग आदेश हो जाता है। तो जो ता विभक्ति हम लेकर आए हैं वो ता विभक्ति मूर्धन्य सकार के कारण टा में परिवर्तित हो जाएगी। अब टा में परिवर्तित हो गई तो हमारी स्थिति है अधि आ गी मूर्धन्य सकार और टा। अब लास्ट में हमको लगाना है उपसर्ग और धातु के मध्य में जो अटका आगम हुआ था उसको देखकर सूत्र लगाना है एवर्णो या मसवर्णे
नाचा परो लोप्य। ये सूत्र लगने पर उसको क्या हो जाएगा, तो ई के स्थान पर या आदेश हो जाएगा, तो बन जाएगा अद्यगीष्ट। अब अद्यगीष्ट बन जाएगा। उसके बाद में अब पूरी की पूरी प्रक्रिया में अपने को ए वर्णो या मा सवर्ण से लेकर धातु के आदि में अटका आगम करके सिच को मूर्धन्य सकार करके इतना काम कर लेना चाहिए। अर्थात आताम प्रत्यय आया, आताम प्रत्यय आने पर जो धातु हमारी है उस धातु को अद्यतनी क्रियातिपत्ति और गी वा विकल्प से इंग अध्ययन धातु को गी आदेश करेंगे और गी आदेश करके धातु के आदि में अट धात्वादिस्तन्य दत्तनि क्रियातिपत्ति सु सूत्र से अटका आगम करेंगे और नाम अंत्योर धातु विकरणयोर गुणा सूत्र से गुण की प्राप्ति है। सर्वेशम आत्मने सार धातु के नुत्तमे पंचम्या सूत्र से गुण का निषेध और उसके बाद में नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार और इडागमो सार धातु के उससे इट के आगम की प्राप्ति और इससे वर्णा दसवी श्री डींग सिंगा इस सूत्र से इट के आगम का निषेध हो जाता है। अब इट के आगम के निषेध हो जाने पर अब हमारी स्थिति है अदि आ शी मूर्धन्य सकार। अब उसके बाद में यहाँ आताम है, इसलिए तवर्ग से सवर्गा टवर्गा लगेगा नहीं, परंतु एवर्णो या म सवर्णे न च परलोप्या लगाएंगे तो अगला प्रयोग हमारा बन जाएगा अद्य गीसाताम। अब उसके बाद में अद्य गीस बन जाने पर अद्य गीस बन जाने पर अंत प्रत्यय आएगा अंत, तो यहाँ पर आत्मने इच्छा नकारात सूत्र से ना का लोप हो जाएगा तो बनेगा अद्य गीसत अद्य गीसत। फिर थास आएगा थास, तो अद्य गीस तक बन गया है। तवर्ग का योग है तवर्ग से सवर्गाट तवर्गा, तो जो थास था थास उस था के स्थान पर ठा आदेश हो जाएगा तो बनेगा अद्य गीष्ठा। फिर आथाम आएगा आथाम, तो आथाम आने पर बन जाएगा अद्य गीसाथाम। व्यंजन मत्सरम परवर्णम नएत तो अद्य गीसाथाम। और उसके बाद में ध्वम लेकर आएंगे ध्वम। अब थोड़ा ध्यान रखना सावधान रखना, तो ध्वम आने पर क्या होता है पूरी प्रक्रिया आपके बीच में कर रहे हैं। इंग अध्ययन धातु है और इंग अध्ययन धातु से सर्वप्रथम मध्यम पुरुष के बहुवचन में ध्वम प्रत्यय लाए ध्वम, और ध्वम प्रत्यय के आने पर सजत्यन्याम सूत्र से सिच किया, चाका और ई का अनुबंध लोप कर दिया और अद्यतनी क्रियातिपत्ति और गी वा सूत्र से इंग अध्ययन धातु के स्थान पर गी आदेश हो जाएगा और गी आदेश होने के बाद भी ये धातु अधि उपसर्ग पूर्वक ही रहेगी। ये नहीं समझना कि अब गी आदेश कर दिया है तो अब अधि उपसर्ग की आवश्यकता नहीं है, अधि उपसर्ग तो रहेगा ही। और उसके बाद में इट के आगम की प्राप्ति तो यवर्णा दसवी श्री डींग सिंगा, अर्थात सिंह धातु में इट के आगम का निषेध नहीं, डींग धातु के में इट का आगम का निषेध नहीं, श्री और स्वी इन धातुओं में तो इट का आगम हो ही जाएगा, पर इनको छोड़कर जितनी भी वर्ण वाली धातुएं हैं उनके लिए इट का आगम नहीं होगा। और आत्मने पद है गुण की प्राप्ति थी, परंतु आत्मने पद में गुण का भी निषेध हो जाने पर धातु के आदि में अट का आगम किया है। अट धात्वादिस्तन्य दत्तनि क्रियातिपत्तिषु, और हमने लगा दिया ए वर्णो या म सवर्णे नाचा परो लोप्या,
और उसके बाद नामी कर परा प्रत्यय विकारा, अभी लगाने की जरूरत नहीं है। उस नामी कर के पहले हमारी स्थिति है अद्य गी सा, और उसके बाद में ध्वम। बड़े ध्यान से देखिएगा, अभी नामी कर लगाया नहीं है, नामी कर की प्राप्ति, लेकिन अभी प्राप्ति करने के बाद सूत्र अगला आता है, क्योंकि अभी हमारी प्रक्रिया चल रही है। सूत्र आता है सिचो धकारे, बहुत मूल्यवान ये सूत्र है, बार बार आपके काम में आएगा। सिचो धकारे अर्थात धकार के होने पर, अब धकार कहाँ मिलेगा? ध्वम में मिलेगा। जहां भी धकार मिलेगा वहां क्या होगा? सिचो लोपे, सिच का लोप हो जाएगा। अब सिच का लोप हो गया। अब हमारे सामने स्थिति क्या है? थोड़ा सावधान रहिएगा, घबराइएगा नहीं। अब हमारे सामने स्थिति है अद्य गी, और सा तो चले ही गए, ध्वम बचे, ध्वम। अद्य गी धन ध्वम। अब अगला सूत्र हमारे बीच में उपस्थित होता है, सिचो धकारे से सिच का लुक हो जाएगा, लोप हो जाएगा। और अगला सूत्र हमारे बीच में उपस्थित होता है, बहुत काम का सूत्र है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, लंबा चौड़ा है। नाम्यंतात धातो आसी माने राशि रद्द तनी परोक्षासु धोढ़ा। नाम्यंतात धातो राशि रद्द तनी परोक्षासु धोढ़ा, अर्थात नाम्यंतात नामी से परे। तो आपने यहाँ पे क्या किया है? इंग अध्ययने धातु को गी आदेश कर दिया है। गी में बड़ी ही है, और बड़ी ई होने के कारण वह नाम्यंत कहलाया। स्वरो वर्ण वर्जो नामी, अवर्ण को छोड़कर जो शेष वर्ण है उनकी नामी संज्ञा होती है। ऐसे उसके बाद में पढ़े हुए क्या क्या चीजें होना चाहिए, बड़े ध्यान से देखना। कहते हैं आसी हो, आसी अद्यतनी हो और परोक्षा हो। तो यहाँ पर अद्यतनी चल रहा है, आसी नहीं चल रहा है और परोक्षा नहीं चल रहा है, लेकिन ये सूत्र तीन जगह काम करता है। नामी से परे धातु के बाद में आसी आहो, अद्यतनी हो और परोक्षा हो। इनके होने पर इनमें रहने वाला जो धा है, धा, उसको ढा आदेश हो जाता है। बस सिच का लोप हो गया था पहले सिचो धकारे के कारण। अब जो धा था, ध्वम का धा था, उस ध्वम के धा को ढक्कन का ढा इस सूत्र के माध्यम से हो जाता है। तो अगला प्रयोग हमारा बनता है अद्य गी ध्वम। सिचो धकारे को याद रखना है कि धकार के होने पर सिच का लोप होता है, तो प्रयोग बनेगा अद्य गी ध्वम। अब उसके बाद में उत्तम पुरुष के एक वचन में ई आएगा, ई इट आएगा, ई। तो यहाँ पर अद्य गीस तक तो बन गया है, नामी कर प्रत्यय पिकारा लगाकर। तो उसके बाद में हो जाएगा अद्य गीसु, अद्य गीसु, अद्य गीसी। ई आया है, सु नहीं, ई आया तो अद्य गीसी ही। और उसके बाद में वही आएगा तो अद्य गीस वही, और उसके बाद में अद्य गीस मही। ये तो ई के स्थान पर आपने घी आदेश किया था इसलिए है। और जहां पर इसको घी आदेश नहीं करेंगे तो धातु के आदि में स्वर है, स्वर, और धातु के आदि में जब स्वर हो, नामी हो, तो कहते स्वरादि नाम वृद्धि राधे। जो पूर्व में सूत्र पढ़े हैं वह स्वरादि नाम वृद्धि राधे से वृद्धि करेगा। अब इसको अटका आगम नहीं होगा। अटका आगम क्यों नहीं होगा? क्योंकि आदि में स्वर है, तो स्वर होने के कारण
स्वरादि नाम वृद्धि राधे, सूत्र से वृद्धि हो जाएगी और वृद्धि होने पर ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, आई। अब आई है और सिच है और ता है, ता को टा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ऐष्ट। अब ऐष्ट अधि उपसर्ग पु है, तो अधि को वर्ण या म सवर्ण न च परलोप्या लगाएंगे तो बन जाएगा अध्येष्ट, अध्येष्ट। फिर उसके साथ में आताम आएगा, तो ये तो हो ही जाएगा पूरा का पूरा काम, अध्ययसाताम। फिर उसके बाद में अध्ययसत, फिर अध्ययष्ठा, अध्ययसाताम, फिर अध्ययध्वम। अब यहाँ पर भी नामी है, नामी, अध्ययध्वम, फिर अध्ययसी और फिर अध्ययस वही और अध्ययस मही। इस प्रकार से जो इंग अध्ययन धातु है, उस इंग अध्ययन धातु को दो रूप हमारे बीच में आ जाते हैं। एक तो पहला रूप है कि इंग अध्ययन धातु को गी आदेश हो जाएगा, तो गी की प्रक्रिया बना दी। और जहां गी आदेश नहीं होगा, गी आदेश नहीं होगा, वहां पर स्वरादि नाम वृद्धि आदेश से आदि में वृद्धि कर देंगे और बीच में रहने वाला सिच है, सिच करने पर उसको दंत सकार करके और पूरा कार्यक्रम करके हमारी प्रक्रिया चालू हो जाती है, तो बन जाएगा अध्ययष्ट, अध्ययसाताम, अध्ययसत, आत्मनिचा नकारा। जाननी चाहिए अध्ययसी, अध्ययस वही और अध्ययस मही। अब आगे शंका समाधान का दौर चालू हो जाएगा। पीछे कहा था कि परस्मै पद में सिच का लोप होता है, भू आदि धातुओं से परस्मै पद में सिच का लुक होता है। तब प्रश्न करेंगे परस्मै पद हो ऐसा क्यों कहा, तो ऐसी भू धातु आपके बीच में आएगी जो आत्मनेपदी है, और आत्मनेपदी होने पर आगे क्या कार्य होगा इसकी चर्चा अगले सत्र में। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग